हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम नवोदय विद्यालय समिति में आई हुई इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर पोस्ट के स्पेसिफिक नॉलेज का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले हमने अपने चैनल पर लगभग 5 सेट अवेलेबल करा दिया है। यदि आपने पाँचों सेट सॉल्व नहीं किया है तो आप चैनल पर जाकर जरूर सॉल्व करें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। दोस्तों, इस सेट में टोटल 60 क्वेश्चन दिए गए हैं। मैं इस सेट में पिछली सेट की तरह ही करने वाला हूँ। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैं आपको ऑप्शन पढ़ूंगा। ऑप्शन पढ़ने के बाद आपको 2 से 3 सेकंड का टाइम दूंगा। इस 2 से 3 सेकंड में आपको अपना आंसर एक पेज पे लिखना है। उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा, आपको आंसर मिलान करना है। मिलान करने के बाद वीडियो के लास्ट में आपको कमेंट करके हमें बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही किए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, ओवरहेड वितरण लाइन में केबल का क्या लाभ होता है। ऑप्शन दिया गया है, उच्च वोल्टेज परिपथ में प्रयोग किया जा सकता है, भीड़ भाड़ वाले इलाके में प्रयोग किया जा सकता है, निम्न लागत होती है, या फिर सरल अनुरक्षण। ठीक है, तो यहाँ पे इसको राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा भीड़ भाड़ वाले इलाके में आसानी से प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निकेल आयरन सेल में किस प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट उपयोग किया जाता है। ऑप्शन दिया गया है, सल्फ्यूरिक एसिड, निकल क्लोराइड, निकल हाइड्रोक्लोराइड, पोटेशियम हाइड्रोक्लोराइड, या फिर इनमें से सभी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपको बताना है कि निकल आयरन सेल में किस प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है। इसका राइट आंसर है पोटेशियम हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से पीजोमीटर का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन दिया गया है, वेरी लो प्रेशर, वेरी हाई प्रेशर, लीकेज करंट, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर है वेरी हाई प्रेशर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से वी कर्व किस प्रकार के मोटर से संबंधित है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वी कर्व जो होता है वो किस मोटर से संबंधित होता है। ऑप्शन दिया गया है, डीसी मोटर, डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर, या फिर इंडक्शन मोटर, और अगला ऑप्शन यहाँ पे नीचे दिया गया है, सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, तो बी कर्व जो होता है वो सिंक्रोनस मोटर से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब एक इंडक्शन मोटर सिंक्रोनस गति पर चलती है तो स्लिप का मान क्या होता है। ऑप्शन दिया गया है 0, 1, अनंत, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो हमारी इंडक्शन मोटर होती है यदि सिंक्रोनस गति पे चलने लगती है तो स्लिप का मान क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है 0 या फिर 0। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लोड सेल एक है। ठीक है, तो लोड सेल जो होता है वो क्या होता है। ऑप्शन दिया गया है, स्ट्रेन गेज, ठीक है, थर्मिस्टर, ठीक है, प्रेशर पिकअप, या फिर फोटोवोल्टेइक सेल। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है। तो लोड सेल एक क्या होता है, तो इसका राइट आंसर है फोटोवोल्टेइक सेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंगल फेज मोटर को स्टार्ट करने की सबसे सस्ती और उपयुक्त विधि क्या है। ऑप्शन दिया गया है, स्प्लिट फेज मेथड, कैपेसिटर स्टार्ट मेथड, इंडक्टेंस मेथड, या फिर रजिस्टर मेथड। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है कि सिंगल फेज मोटर को स्टार्ट करने की सबसे आसान और उपयुक्त विधि क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है कैपेसिटर स्टार्ट मेथड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से रिएक्टिव पावर को किससे मापा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, वोल्ट, वाट, VAR, या फिर ओम। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रिएक्टिव पावर को किससे कह सकते हैं या किस में मापा जाता है। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा VAR। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, CE एम्पलीफायर के इनपुट व आउटपुट वोल्टेज के बीच क्या अंतर होता है। ऑप्शन दिया गया है 100 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, या फिर
360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर है 180 डिग्री अर्थात 180 डिग्री। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि डीसी मोटर में फील्ड करंट को घटाया जाता है तो मोटर की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, डीसी शंट मोटर दिया गया है और उसमें फील्ड करंट जो है वो घटा दिया जाता है तो मोटर की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, गति घटेगी, बढ़ेगी, समान रहेगी या फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है गति आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, यदि डीसी शंट मोटर में फील्ड करंट को बढ़ाया जाएगा तो क्या होगा, उसकी गति बढ़ जाएगी। ठीक है, ये आपका शंट। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी मशीन की दक्षता में वृद्धि की जा सकती है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है, हानि बढ़ाकर, हानि घटाकर, हानियों को स्थिर रखकर या इनमें से कोई नहीं। तो किसी मशीन की दक्षता में वृद्धि कैसे की जा सकती है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन लगभग सभी को पता होगा। तो इसका राइट आंसर है हानि को घटाकर। ठीक है, अगर आप हानि घटा देंगे तो उसकी मशीन की इफिशियंसी में वृद्धि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग है। ठीक है, तो व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग कहाँ किया जाता है। ऑप्शन दिया गया है, अज्ञात प्रतिरोध पता करने में, अज्ञात वोल्टेज का पता करने में, अज्ञात पावर पता करने में या फिर अज्ञात फ्रीक्वेंसी पता करने में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर होगा अज्ञात प्रतिरोध पता करने में, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग कैपेसिटर क्या होता है। तो ऑप्शन दिया गया है, क्रेमिक कैपेसिटर, पेपर कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर या फिर ऑयल फील्ड कैपेसिटर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रोलाइटिक या फिर इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डीसी मोटर में लौह हानि किस भाग में होती है। ऑप्शन दिया गया है, आर्मेचर में, बाइंडिंग में, कम्यूटेटर में या फिर ब्रशेज में। ठीक है, तो डीसी मोटर में लौह हानि जो होती है वो मोटर के किस भाग में होती है, यहाँ पे इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है आर्मेचर में। ठीक है, अगर कॉपर हानि की बात करें या ताम्र हानि की तो वो बाइंडिंग में होती है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस मोटर का स्टार्टिंग टार्क सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन दिया गया है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, यूनिवर्सल मोटर, शेडेड पोल मोटर या फिर इनमें से सभी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस मोटर का स्टार्टिंग टार्क सबसे ज़्यादा होता है। ठीक, यहाँ पे इसका राइट आंसर है यूनिवर्सल मोटर, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा की इकाई आपको बताना है, वोल्ट एम्पियर, वाट आवर, वाट सेकेंड या फिर किलो पर सेकेंड। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपको बताना है कि विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है वोल्ट एम्पियर आवर, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में क्या प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन दिया गया है, अभ्रक, सिलिका जेल, एल्यूमिनियम या फिर वार्निश। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में क्या चीज़ प्रयोग की जाती है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हमने ट्रांसफार्मर वाले चैप्टर में कराया था। यदि आपने वीडियो देखी होगी तो आप बिल्कुल आसानी से ये क्वेश्चन कर लेंगे। इसका राइट आंसर है सिलिका जेल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नमी को सोखने के लिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मोटर सबसे कम शोर करता है। ऑप्शन दिया गया है, कैपेसिटर मोटर, हिस्टेरेसिस मोटर, यूनिवर्सल मोटर या फिर शेडेड पोल मोटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा मोटर है जो सबसे कम शोर करता है। इसका राइट आंसर है हिस्टेरेसिस मोटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, यदि डीसी मोटर की गति बढ़ाई जाती है तो इसके बैक ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर डीसी मोटर की गति बढ़ा दी गई तो बैक ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन दिया गया है, बढ़ेगा, घटेगा, समान रहेगा या फिर शून्य हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है।
चलिए इसका राइट आंसर मैं बता दूं, यदि डीसी मोटर की गति बढ़ाई जाती है तो उसका बैक ईएमएफ भी बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कैपेसिटर किस बाइंडिंग के साथ सीरीज में लगा होता है? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो ऐसा मोटर जो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है उसमें जो कैपेसिटर हमारा लगा होता है वो किस बाइंडिंग के साथ सीरीज में लगा होता है? ऑप्शन दिया गया है स्टार्टिंग बाइंडिंग, रनिंग बाइंडिंग, या दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर होगा स्टार्टिंग बाइंडिंग। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, यूनिवर्सल मोटर चलती है, ऑप्शन दिया गया है एसी पर, डीसी पर, या फिर दोनों पर, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? यूनिवर्सल मोटर जो होती है हमारी एसी और डीसी दोनों पर चलती है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कंक्रीट की दीवार और छत पर किसको लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे क्वेश्चन में था कि कंक्रीट की दीवार पर, ठीक है, पिन को लगाने के लिए, पिन हो गया या फिर कील हो गया, ठीक है। यहाँ पे किसको की जगह कील हो सकता है कि लगाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है चीजल का, रावल प्लग का, पोकर का, या फिर स्पैनर का, ठीक है। तो आपको राइट आंसर यहाँ पे बताना है। यहाँ पे इसका राइट आंसर है रावल प्लग का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आमतौर पर किस वितरण प्रणाली का प्रयोग नहीं किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन दिया गया है 3 फेज 3 वायर, 3 फेज 4 वायर, सिंगल फेज 3 वायर, सिंगल फेज 4 वायर, ठीक है। तो ऑप्शन आपको इसमें कौन सा आंसर सही होगा आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है सिंगल फेज 4 वायर, क्योंकि 3 फेज 3 वायर का इस्तेमाल करते हैं RYB के रूप में। 3 फेज 4 वायर का भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि 3 फेज हो गए, एक हमारा न्यूट्रल हो गया। सिंगल फेज 3 वायर भी हो सकता है, फेज न्यूट्रल और अर्थिंग, लेकिन सिंगल फेज 4 वायर का इस्तेमाल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे सही होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आवेश की यूनिट क्या है? ये आवेश की इकाई क्या होती है? ऑप्शन दिया गया है एम्पियर, वोल्ट, वाट, या फिर कूलाम। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है। दोस्तों इसका राइट आंसर है कूलाम, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। BH कर्व में H क्या बताता है? ठीक है, आपने BH कर्व देखा होगा। तो BH कर्व में जो H हमारा होता है वो क्या बताता है? चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति, या फिर रिलक्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, डीसी मशीन की बाइंडिंग पूर्ण पिच बाइंडिंग कहलाती है जब, ठीक है। तो डीसी मशीन की बाइंडिंग पूर्ण पिच बाइंडिंग कब कहलाती है? ऑप्शन दिया गया है जब बाइंडिंग बराबर पोल पिच हो, या बाइंडिंग पूरी हो गई हो, या फिर पोल पिच ज़्यादा हो, बाइंडिंग पिच कम हो, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा जब बाइंडिंग बराबर पोल पिच हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी ओपन सर्किट का प्रतिरोध कितना होता है? ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, कई बार इंटरव्यू वगैरह में भी पूछा गया ये क्वेश्चन। किसी ओपन सर्किट का प्रतिरोध कितना होता है? ऑप्शन दिया गया है 0, अनंत, 1 ओम, या फिर 10 ओम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। किसी भी ओपन सर्किट का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है? अनंत होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑसिलेटर क्या परिवर्तित करता है? ठीक है, ऑप्शन दिया गया है AC वोल्टेज टू DC वोल्टेज, AC टू DC करंट, वीक सिग्नल टू एम्पलीफाइड सिग्नल, या फिर सभी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपको बताना है कि ऑसिलेटर जो होता है वो क्या परिवर्तित करता है। इसका राइट आंसर है वीट सिग्नल टू एम्पलीफाइड सिग्नल। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी फ्यूज एलिमेंट का गलनांक होना चाहिए। किसी फ्यूज के एलिमेंट का गलनांक क्या होना चाहिए? निम्न, मध्यम, उच्च, या फिर अति उच्च, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपको बताना है। दोस्तों इसका राइट आंसर है किसी भी फ्यूज के एलिमेंट का गलनांक निम्न होना चाहिए, ठीक है, ताकि ज़्यादा करंट फ्लो होने पे या शॉर्ट सर्किट होने पे तुरंत ही वो सर्किट को ब्रेक कर दे। अगला क्वेश्चन नंबर 30 है। भारतीय विद्युत मानक
नियम के अनुसार ओवरहेड लाइनों में भूमि से चालक की ऊंचाई किस नियम के द्वारा दी गई है? ठीक है, तो किस नियम के द्वारा ये डिसाइड किया जाता है कि जो हमारी ओवरहेड लाइनें जा रही हैं उसमें जो चालक तार लगे होते हैं उसकी जो ऊंचाई है वो ज़मीन से या भूमि से कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है रूल नंबर 77, रूल नंबर 85, रूल नंबर 92 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर है रूल नंबर 77। ठीक है, देखिए यहाँ पे रूल नंबर जो 85 दिया गया है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये जो रूल नंबर 85 है ये खंभों के बीच के अंतर को लेके ये रूल बनाया गया है। ठीक है, कि जो हमारे जो पोल लगे होते हैं उनके बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, मतलब किस प्रकार के पोल में कितना डिस्टेंस होना चाहिए। रूल नंबर यहाँ पे आप 92 देख रहे होंगे। तो रूल नंबर जो 92 है ये क्या बताता है, ये जो है था हमारा ये आकाशीय बिजली के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, इसमें से कोई भी रूल पूछेगा तो आप बता दीजिएगा। ठीक है, ये पोल के बीच के डिस्टेंस के लिए, आकाशीय बिजली के लिए, और ये ओवरहेड लाइनों जो लाइन गई होती है उसके उसमें जो चालक लगे होते हैं उसकी ग्राउंड से ऊंचाई के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से स्टीम पावर स्टेशन में टेम्परेचर हानि किस में होती है? तो हमारे जो स्टीम पावर स्टेशन होते हैं उसमें टेम्परेचर हानि कहाँ होती है? ऑप्शन दिया गया है बॉयलर में, ठीक है, टरबाइन में, कंडेंसर में या फिर सभी में। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है कंडेंसर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे अधिक उपयोग होने वाला ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कॉमन इमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर या फिर कॉमन गेट। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है कॉमन इमिटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, फाइल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है हाई कार्बन स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम या फिर कोई भी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है। फाइल कह सकते हैं या फिर रेती कह सकते हैं आप। तो इसका राइट आंसर है हाई कार्बन स्टील। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सरल कैपेसिटर में दो प्लेटों को पृथक करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन दिया गया है रजिस्टर, डाई इलेक्ट्रिक या फिर इंडक्टर या फिर कंडक्टर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। इसका राइट आंसर है डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। HRC फ्यूज का पूरा नाम क्या होगा? तो यहाँ पे HRC फ्यूज का आपको पूरा नाम बताना है। ऑप्शन यहाँ पे कट गया है, तो इसका राइट आंसर होगा हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। ठीक है, आप याद रखिएगा HRC फ्यूज का फुल फॉर्म हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है। निम्नलिखित में से ऋणात्मक ताप गुणांक किसका होता है? मरकरी का, सिल्वर का, इलेक्ट्रोलाइट का या फिर ब्रास का? ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है कि ऋणात्मक ताप गुणांक किसका होगा। इसका राइट आंसर है इलेक्ट्रोलाइट, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीलिंग फैन में प्रयोग किया जाने वाला कैपेसिटर कितने mF का होता है या कितने माइक्रोफैरड का होता है? ऑप्शन दिया गया है 1 माइक्रोफैरड, 1.5 माइक्रोफैरड, 2.5 माइक्रोफैरड, 3.2 माइक्रोफैरड। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर है 2.5 माइक्रोफैरड। अगर टेबल फैन की बात करें कि टेबल फैन में कौन सा कितने माइक्रोफैरड का कैपेसिटर यूज होता है, तो वहाँ पे आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी 3.2 माइक्रोफैरड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से ब्रश कहाँ पर स्थित होते हैं? तो जो मोटर में ब्रशेस लगे होते हैं उनके बारे में यहाँ पे बात की जा रही हो, कहाँ पे स्थित होते हैं? आर्मेचर पर, कम्यूटेटर पर, शाफ्ट पर या फिर बॉडी पर? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है ये कहाँ पे होते हैं। इसका राइट आंसर है कम्यूटेटर पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सोल्डरिंग के दौरान फ्लक्स के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो जो हम लोग इलेक्ट्रिकल सोल्डरिंग करते हैं उसमें उसके दौरान फ्लक्स के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन दिया गया है एल्यूमिनियम, रेजिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर टिन। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है कि सोल्डरिंग के दौरान
फ्लक्स के रूप में रेजिन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में डोमेस्टिक सप्लाई वोल्टेज कितनी होती है या कितना होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 110 से 250 वोल्ट, 220 से 230 वोल्ट, 250 से 500 वोल्ट या फिर 220 से 440 वोल्ट। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है कि जो हमारे घरों में डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सप्लाई होती है वो कितनी होती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है 220 वोल्ट से 230 वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति क्या कहलाती है? ऑप्शन दिया गया है फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस, फोटोग्राफिक डिवाइस, बैटरी या फिर कन्वर्टर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर है फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मेगर में क्या प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन या मेगर में क्या प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन दिया गया है ट्रांसफार्मर, डीसी जनरेटर, अल्टरनेटर या फिर एसी मोटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है कि मेगर में यहाँ पे कौन सी डिवाइस है या कौन सा ऐसा इक्विपमेंट है जो यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा डीसी जनरेटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसाव से बचने के लिए थ्रेडेड पाइप कनेक्शन में क्या प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो रिसाव से बचने के लिए थ्रेडेड पाइप कनेक्शन में कौन सी चीज़ का प्रयोग किया जाता है? प्लास्टिक टेप, टेफलॉन टेप, पैकिंग या फिर सभी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है टेफलॉन टेप। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पाइप पर चूड़ियाँ काटते समय इसे मजबूती से पकड़ने वाला औजार कौन सा होता है? ऑप्शन दिया गया है चैन रिंच, पाइप वाइज, एडजस्टेबल रिंच या किसी से भी। ठीक है, तो पाइप पे चूड़ी काटते समय मजबूती से पकड़ने वाला औजार कौन सा होता है? इस क्वेश्चन को हमने फिटर वाले सीरीज में कराया था। यदि आपने फिटर सीरीज पूरी देखी होगी तो इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं, हमारे इलेक्ट्रीशियन और फिटर वाली सीरीज़ नहीं देखी है तो हमने काफ़ी सारी वीडियोज़ अपलोड कर रखी हैं। उस वीडियो को आप आसानी से देख सकते हैं। काफ़ी छोटी वीडियो है और उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिए गए हैं जो कि आपके एनबीएस के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए, इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा पाइप वाइज। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जीआई स्टील पाइप होता है जिसमें का सुरक्षात्मक आवरण लगा होता है। तो जो हमारा जीआई पाइप होता है, मतलब गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप, स्टील पाइप होता है, उसमें सुरक्षात्मक आवरण के रूप में क्या लगा होता है या किस चीज़ का लगा होता है? ऑप्शन दिया गया है शीशा, जस्ता, टिन या फिर एंटीमनी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपको बताना है। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो चुका है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है जस्ता या फिर जिंक आप कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में जीआई पाइप में किस चीज़ का इस्तेमाल होता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जिंक का या फिर जस्ते का। इसको जस्तीकरण भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एसिटिलीन गैस का निर्माण पानी के साथ प्रतिक्रिया से होता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो एसिटिलीन गैस का निर्माण होता है वो पानी और किसके साथ प्रतिक्रिया करने पर होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है आपका कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा भी होगा, कभी आपने जो लेड एसिड बैटरी आपकी होती है उसको बनाते हुए अगर आपने मैकेनिक को देखा होगा तो वो लोग क्या करते हैं, एसिटिलीन गैस के द्वारा ही वो जो हमारा रांगा होता है उसको गर्म करते रहते हैं। ठीक है, हमारी बैटरी को बनाते हैं वो लोग। तो जो एसिटिलीन गैस हमारी बनती है वो पानी और किस चीज़ के निर्माण से बनती है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो गांव वगैरह में आते हैं खेल दिखाने के लिए, वो लोग क्या करते हैं, पानी में कैल्शियम कार्बाइड डाल देते हैं, पानी खौलने लगता है और उसमें माचिस जैसे भी आप लगाएंगे तो उसमें आग जलने लगती है। ठीक है, तो दिखाते हैं कि पानी में हमने आग लगा दिया, तो वो कैल्शियम कार्बाइड ही होता है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खुले एसिटिलीन को किस सिलेंडर में रखा जाता है? ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है खनिज तेल, एसीटोन, सोल्यूबल ऑयल या फिर मिट्टी का तेल। तो यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है कि खुले एसिटिलीन को किस वाले सिलेंडर में रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा एसीटोन। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ईंट का आकार क्या होता है? काफ़ी खतरनाक क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग याद रखिएगा, ये प्लम्बर में क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, पूछा भी गया है। तो यहाँ पे ईंट का आकार पूछा गया कि क्या होता है, तो इसका मैं डायरेक्ट आपको राइट आंसर बता देता हूँ, आप लोग याद रखिएगा। इसमें देखिए ऑप्शन काफ़ी कन्फ्यूजिंग वाले भी दिए गए हैं। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा 288 गुणे 107 गुणे 69 mm। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा, ईंट का आकार जो होता है, ये राइट आंसर यही है। ठीक है, 228 गुणे 107 गुणे 69 mm। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मोर्टार को अग्नि सह सकने के लिए क्या मिलाया जाता है? या मोर्टार में अग्नि सह सकने के लिए या अग्नि सहने लायक उसकी क्षमता को बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? ठीक है, ऑप्शन दिया गया है जिप्सम, ठीक है, एल्यूमिनस सीमेंट, कांच का पाउडर, या फिर एस्बेस्टस सीमेंट। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका क्वेश्चन हमने प्लम्बर वाले सेट में कराया था। तो चलिए आप इसका राइट आंसर फटाफट बता दीजिए। इसका राइट आंसर है एल्यूमिनस सीमेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पीवीसी प्लग का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन दिया गया है भिन्न व्यास वाले पाइप को जोड़ने के लिए, दो पाइप लाइनों को जोड़ने के लिए, छोटे व्यास वाले पाइप को सील करने के लिए, पाइप लाइन के अंतिम सिरे को सील करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर है पाइप लाइन के अंतिम सिरे को सील करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आप लोग अपना आंसर एक पेज पे ज़रूर नोट करते हुए चलिएगा, ताकि आपको ये आइडिया लग सके कि आपकी तैयारी एनबीएस के किस लेवल तक हो चुकी है। ठीक है, और आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन का आंसर सही किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी पाइप फिटिंग दो पाइपों की सामग्री को एक पाइप में एक साथ प्रवाहित होने देता है? ठीक है, ऑप्शन दिया गया है लेटरल, क्रॉस, एल्बो, या फिर रिटर्न बैंड। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपको बताना है कि कौन सी ऐसी पाइप की फिटिंग होती है जो दो पाइपों की सामग्री को एक पाइप में प्रवाहित होने देती है। तो इसका राइट आंसर है क्रॉस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्यूब को मोड़ने के लिए पद्धति का चुनाव किस पर निर्भर करता है? मान लीजिए कोई ट्यूब है या फिर कोई पाइप है, उसको मोड़ने के लिए जो हम सिस्टम यूज़ करेंगे, ठीक है, वो किस बात पर निर्भर करता है? यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है। ऑप्शन दिया गया है ट्यूब का व्यास, ट्यूब के दीवार की मोटाई, ठीक है, न्यूनतम बैंड रेडियस अपेक्षित, या फिर इनमें से सभी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है सभी विकल्प। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा। इसमें हम सभी चीज़ों को, सभी ये ट्यूब को मोड़ने के लिए इसमें सभी चीज़ें निर्भर करती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। सामान्यतया एस्बेस्टस सीमेंट पाइपों को रखा जाता है, कैसे रखा जाता है? हॉरिजेंटल, वर्टिकल, 45 डिग्री पर, या फिर 60 डिग्री पर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर है इसको वर्टिकली रखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 दिया गया है। पानी में क्लोरीन डालने से दूर हो जाता है, क्या दूर हो जाते हैं? ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन दिया गया है बैक्टीरिया, ठोस कचरा, सेडिमेंटेशन, या फिर कठोरता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है कि पानी में क्लोरीन डालने से क्या दूर हो जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है पानी में क्लोरीन डालने से बैक्टीरिया दूर हो जाते हैं। ठीक है, कभी कभी ये क्वेश्चन दूसरे प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि पानी में क्लोरोनीकरण क्या दूर करने के लिए किया जाता है? तो आपका आंसर यहाँ पे बैक्टीरिया ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सीवेज से ग्रीस और तेल को हटाने को क्या कहते हैं? ठीक है, सीवेज से ग्रीस और तेल को हटाने को क्या कहा जाता है? यहाँ पे आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया स्क्रीनिंग, फिल्टरिंग, स्कीमिंग, या फिर बाईपास। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर है स्कीमिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा गैस शिविर में विस्फोट होने का कारण हो सकता है? तो गैस शिविर में विस्फोट होने का क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपको बताना है।
इसका राइट आंसर है मीथेन गैस, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक रैचेट ब्रेस के फ्रेम का आकार किस प्रकार का होता है? ऑप्शन दिया गया है सी, जी, यू या फिर एल। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है एल प्रकार का, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्लम्बिंग के संदर्भ में DWV का क्या मतलब होता है, या फिर DWV का फुल फॉर्म आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया है ड्रेन वेस्ट वेंट, ड्राई वेस्ट वेंट या फिर ड्रेन वेस्ट वाल्व या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है आपके एग्जाम में, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इस क्वेश्चन को शायद हमने अपने सीरीज़ में नहीं कराया है, फिर भी यहाँ मैं आंसर आपको बता दूंगा। तो इसका राइट आंसर है ड्रेन वेस्ट वेंट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पानी वितरण के ट्री सिस्टम में होता है तो क्या होता है? पानी के जमाव का कारण बनता है, सापेक्षिक रूप से महंगा होता है, कई वाल्व होते हैं या फिर इनमें से सभी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा पानी के जमाव का कारण बनता है, ठीक है। ट्री सिस्टम क्या होता है? पानी के जमाव का कारण बनता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक्सल फ्लो सेंट्रीफ्यूगल पंप की क्या विशेषता है, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है हाई फ्लो एंड लो प्रेशर, दूसरा ऑप्शन है लो फ्लो एंड हाई प्रेशर, तीसरा ऑप्शन है हाई फ्लो हाई प्रेशर, चौथा ऑप्शन है लो फ्लो लो प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा हाई फ्लो एंड लो प्रेशर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, बाकी आप अपनी तैयारी अपने हिसाब से आप करते रहिएगा, और प्रैक्टिस सेट हो सकता है कल एक और टाइम से मैं दे दूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ये वीडियो सभी तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।